चलिए, हाँ तो प्यारे साथियों एवं मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने मैट्रिक के परीक्षा की तैयारी में जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। तो समय को गवाते हुए नहीं, हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय जो है बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है और उसमें हमको एक अच्छा प्रदर्शन करना है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास जरूरी है। आप लोग भी हम बोलते हैं कि जो भी मित्र हैं, जो कमजोर मित्र हैं, उनसे खास कर बोलते हैं कि आप अपना प्रयास हमेशा जारी रखिए और परिणाम अवश्य मिलेगा। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि हमारा जो अभी सिलेबस चल रहा था वह विज्ञान का एक पार्ट रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का चल रहा था, जिसके हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले 3 वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जहां पे आप जाके अम्ल और क्षार के बारे में अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और उसके आधार पे हमने एमसीक्यू भी करवाया है, तो उस चीज को भी हल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हमारा चौथा है, हाँ, यह अम्ल, क्षार एवं रसायन का, और जो हम लोग जिस शब्द से जान पहचान हुआ था उसके डेप्थ में चलते हैं, उसके गहराई में चलते हैं। तो आइए चलते हैं, आपका सेशन शुरुआत करते हैं। और सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोगों का जहां कहीं भी आस्था है, जहां कहीं भी आपका अटूट विश्वास है, वहां से एक बार अपने ईश्वर को याद कर लीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी है अपना दया दृष्टि दुआ बनाए रखिए, ताकि जिस प्रयास में हम लगे हैं आपके सहयोग से हमारा वो प्रयास का परिणाम जो है बेहतर नहीं बेहतरीन हो। इसके लिए एक बार अपने ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, फिर उसके बाद जो है आपका सेशन का शुरुआत हो जाएगा। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण का, वो रहा आपके स्क्रीन पे। तो आइए, अब अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े हैं, अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है या एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिससे आपका जान पहचान ना हो, जिस शब्द को आप जानते नहीं हो, जिस शब्द को आप पहचानते नहीं हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो प्रथम टॉपिक है क्या है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। प्रबल मीन्स आपको बता दे क्या होता है, मजबूत, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, ये सब होता है प्रबल का मतलब। प्रबल मतलब क्या होता है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, शक्तिशाली, ताकतवर, ये सब होता है प्रबल का मतलब। किसका मतलब होता है, प्रबल का मतलब। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रबल के अर्थ को समझ गए होइएगा। जब प्रबल के अर्थ को समझ गए तो ये कोई बड़ी चीज है। क्या कह रहा है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अब हमको ये पता करना है कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा जो अम्ल है वो प्रबल है, हमारा जो क्षारक है वो प्रबल है कि वो दुर्बल है। दुर्बल मतलब कमजोर, दुबला पतला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल, जो कमजोर हो। और प्रबल मतलब जो मजबूत हो, ताकतवर हो। तो इस चीज को हमको पता करना है कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, कौन अम्ल जो है प्रबल है और कौन अम्ल जो है दुर्बल है, इस बारे में हमको पता करना है। तो बताइए कैसे पता करेंगे कि कौन सा अम्ल हमारा प्रबल है और कौन सा अम्ल हमारा दुर्बल है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा अम्ल जो है हमारा क्या है, प्रबल है, और कौन सा अम्ल जो है हमारा दुर्बल है। चलिए, तो कह रहा है सभी अम्ल और क्षार समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते हैं। जितने भी एसिड है, जितने भी बेस है, वो एक जैसा, जैसे सपोज दैट कि जितने भी छात्र हैं, जितने भी मित्र हैं, क्या सभी तेज है, सभी विद्यार्थी तेज है, सभी छात्र सभी तेज है, सभी का दिमाग एक जैसा है क्या, तो नहीं, सभी का दिमाग एक जैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक उसी प्रकार सभी अम्ल और सभी क्षार समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते हैं। कोई अम्ल जो होता है ज्यादा ताकतवर होता है, कोई अम्ल बहुत कम ताकतवर होता है। जो अम्ल कम ताकतवर होता है उसको हम चख भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नींबू बताए थे, सेब बताए थे, दही बताए थे, इस सब में भी अम्ल पाया जाता है। क्या ये शक्तिशाली होता है, तो मित्रों नहीं, ये शक्तिशाली बिल्कुल नहीं होता है। अगर शक्तिशाली पावरफुल होता है तो उसको हम लोग खा नहीं पाते। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्षार का भी कॉन्सेप्ट होता है। कुछ क्षार जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं और कुछ क्षार बहुत पावरफुल नहीं होते हैं, अर्थात कमजोर होते हैं। क्या होते हैं, कमजोर होते हैं।
तो देखिए कह रहा है कि सभी अम्ल और क्षार समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते, जैसे सभी विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता है, सभी विद्यार्थी का समझने का, सुनने का, हाँ सोचने का क्षमता क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या जितने सारे मित्र हैं क्या सभी का सोचने का दायरा एक ही है क्या? नहीं, सभी का सोचने का, समझने का नजरिया जो है अलग है। ठीक उसी प्रकार सभी अम्ल क्षारक जो है एक जैसा नहीं होता है, कुछ जो है पावरफुल होते हैं यानी कि शक्तिशाली होता है, कुछ क्या होता है, शक्तिशाली होता है, और कुछ जो है शक्तिशाली नहीं होता है, शक्ति विहीन होता है। अब चलिए देखते हैं, कह रहा जो अम्ल पानी में अधिक H+ आयन देता है, क्या देता है, पानी में अधिक H+ आयन देता है। आपको बताए थे कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, H+ आयन देता है, जिससे हम पता करते हैं कि वो हमारा क्या है, अम्ल है। तो कह रहा है जो अम्ल पानी में अधिक H+ आयन देता है वह प्रबल अम्ल है। समझ में आया? जो अम्ल H+ आयन ज्यादा देगा वही हमारा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा, हमारा प्रबल अम्ल होगा। जो अम्ल पानी में अधिक H+ आयन देगा वो हमारा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो कम आयन देता है, जो कम आयन देता है वह जो है दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। इस चीज को समझिए, H+ अगर ज्यादा होगा तो वो पावरफुल एसिड होगा, H+ अगर कम होगा तो वो पावरफुल एसिड नहीं होगा। इसी प्रकार जो क्षारक अधिक OH- देता है यानी कि अधिक OH देता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा देता है, वे प्रबल क्षारक है। क्या है, प्रबल क्षारक है। और जो कम आयन देते हैं, जो कम आयन देते हैं वो क्या है, दुर्बल क्षारक है। क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक है। तो हम सीधा कॉन्सेप्ट हम क्या यहां पर समझेंगे कि जो H+ अधिक होगा, H+ क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, H+ अधिक होगा तो क्या होगा, पावरफुल होगा। क्या होगा, पावरफुल होगा। हाँ, और OH- होगा वो भी क्या होगा, पावरफुल होगा। आज जिसका ये अगर अधिक होगा तब कम होगा तो क्या होगा, दुर्बल होगा, कम होगा तो क्या होगा, दुर्बल होगा। तो बताइए इस चीज में किसी को कोई दिक्कत है? अगर इसके बाद भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर कुछ है, कुछ प्रबल अम्ल है और कुछ दुर्बल अम्ल है। देखिए प्रबल अम्ल क्या है, HCl। क्या है, HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जो हमारे पेट में पाया जाता है यानी कि स्टमक में पाया जाता है। और ये हमारा है H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। हाँ, ये इसका उपयोग जो है बैटरी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बैटरी में किया जाता है H2SO4 का इस्तेमाल, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। वो हमारा प्रबल अम्ल हुआ। मतलब क्या हुआ, HCl में जो H+ का संख्या होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, HCl में H+ का संख्या क्या होगा मित्रों, ज्यादा होगा। दुर्बल अम्ल क्या है, CH3COOH, ये तुम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कहने का मतलब इसमें क्या होगा, H+ जो है क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हमारा ये क्या है, वीक है। क्या है, वीक है। क्लियर है? इसलिए क्या है, वीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रबल। क्लियर है? अब है दुर्बल अम्ल, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे, कम है, क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। क्लियर है? अब है प्रबल क्षारक। मतलब क्या होगा, इसमें OH जो है, ये जो OH है क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, OH अधिक होगा। OH क्या होगा, अधिक होगा। OH क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होगा तो किसमें OH अधिक होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड पूछ देगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है। ऑप्शन में रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों। तो बताइए क्या है, NaOH और KOH दोनों क्या है, प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये दोनों क्या होगा, सही होगा। अब दुर्बल क्षारक है, मतलब क्या होगा, इसमें OH जो है कम होगा। इसमें OH क्या होगा, OH- जो होगा क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या होगा, ये वीक होगा। क्या होगा, वीक होगा। तो कौन हो जाएगा, क्लियर है? H+ आयन ज्यादा होगा तो पावरफुल एसिड होगा, H+ आयन कम होगा तो वीक एसिड होगा। OH- का अधिक होगा तो क्या होगा,
वो पावरफुल बेस होगा, OH माइनस कम होगा तो क्या होगा, वीक बेस होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस टॉपिक से आपका बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। तो हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। डेली लाइफ में जो हम रोजमर्रा का जिंदगी जीते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, टहलते हैं और अपना जो भी कार्य करते हैं, उन काम में क्या महत्व है हमारे पीएच का। पीएच मतलब कल ही बताए थे, पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था सोरेनसन, उन्हीं ने इसका इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था पीएच स्केल का। पीएच स्केल क्या समझिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए समझते हैं। कह रहा है पीएच स्केल, अगर कल के क्लास में, कल का क्लास में देखिएगा तो हम पीएच स्केल का डिस्कस किए थे, इस तरीके का चार्ट, जिसमें बताए थे कि 0 से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है 0 से, और जा कहाँ रहा है, 14 पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, 14 पे जा रहा है। अब बताए थे कि ये 7 है, ये 7 जो है क्या होगा यहाँ पे, तो ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अल्कलाइन, मतलब क्षारकत्व वाला गुण बढ़ेगा, क्षारक का गुण बढ़ेगा। 7 से ऊपर जैसे ही जाएगा 14 तक आएगा, यहाँ तक हमारा क्षारकत्व का गुण जो है, गुणधर्म वो बढ़ेगा। और 7 से जैसे ही नीचे आएगा तो वह एसिड का गुण बढ़ेगा। किसका गुण बढ़ेगा, एसिड का गुण बढ़ेगा। और हम बताए थे कि पूछ देता है कि पीएच स्केल पे 0 क्या प्रदर्शित करता है। ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा, पीएच स्केल पे 0 क्या प्रदर्शित करता है। तो पीएच स्केल पर 0 प्रदर्शित करता है कि वो जो हमारा पदार्थ है वह उच्च अम्लीयता को बताता है। क्या बताता है, उच्च अम्लीयता को बताता है। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है कि 0 जो है पीएच स्केल पे क्या दर्शाता है, तो 0 पीएच स्केल पे उच्च अम्लीयता को दर्शाता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा पीएच स्केल यह बताती है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। पीएच स्केल जो है हमें 3 चीज का ज्ञान देता है, एक अम्लीयता का, दूसरा क्षारीयता का और तीसरा उदासीनता का। ये हमारा जो पदार्थ है, जो भी मटेरियल है, वह हमारा अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। तो कह रहा है कि अगर इसका मान जो है, पूछ देगा एग्जाम में पीएच स्केल पे कहां से कहां मान अंकित रहता है, 0 से 15, 0 से 10, 0 से 14, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा 0 से 14। हर एक लाइन से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल रहा है, तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न छूटे ना। तो क्या है, इसका मान 0 से 14 तक होता है। इसका मान कहां से होता है, 0 से 14 तक होता है। याद रखिएगा इस चीज को, इसका मान कहां से होता है, 0 से 14 तक होता है। पीएच अगर 7 से छोटा हो, पीएच का मान 7 से, पीएच स्मॉलर देन 7, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएच स्मॉलर देन 7, मतलब 7 से क्या हो, छोटा है, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। पीएच बराबर होगा 7 के तो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। पीएच का मान अगर 7 से नीचे होगा, पीएच का मान अगर 7 से नीचे होगा तो वो हमारा क्या होगा, पीएच का मान अगर 7 से नीचे होगा तो वो हमारा अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 के बराबर होगा, पीएच मान अगर 7 के बराबर होगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। क्लियर है। अगर पीएच जो है बड़ा होगा, ये दिख रहा है, ये बड़ा का सिंबल है, पीएच ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ऐसे भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे सकता है। तो इस सिंबल को समझिएगा, ये छोटा का सिंबल है, ये बराबर का है, ये बड़ा का है। कह रहा है दैनिक जीवन के उदाहरण। दैनिक जीवन मतलब जो हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं दैनिक जीवन का उदाहरण। तो कह रहा है पेट में अम्ल। आपको हम कई बार बताए थे कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट में हमारा अम्ल जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से किस चीज का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। कह रहा है पेट में अम्ल, पेट में अम्ल, पीएच लगभग भोजन पचाने में मदद करता है। जो HCl है क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाना का जो एक टुकड़ा उठाते हैं तो उस टुकड़ा में वातावरण से बहुत सारा जीवाणु के अणु उसके कांटेक्ट में आ जाता है और वो हमारे पेट में चला जाता है। तो वहां पर जीवाणुओं को मारने का भी काम कौन करता है, HCl करता है। क्या करता है, HCl। तो HCl को बॉडी गार्ड भी कहा जाता है क्योंकि हमारे स्टमक में जो भी जीवाणु जाता है, कीटाणु जाता है, उसको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है। और हमारे आमाशय में अम्लीय माध्यम में भोजन को पचाने का काम भी कौन करता है, HCl करता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत है? अगर यहाँ तक किसी को टॉपिक समझने में तो कोई परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा है पेट में अम्ल यानी कि लगभग जो है पीएच जो है लगभग क्या करता है, भोजन पचाने में मदद करता है। क्लियर है? अम्लता में पीएच कम हो जाता है इसलिए जलन होता है। कह रहा है अम्लता, अम्लता कहां से होगा, 7 से नीचे आएंगे तो क्या होगा, अम्लता होगा। जैसे ही पेट में अम्ल का मान कमेगा तो हमें क्या होगा, एसिडिटी होगा। क्या होगा, एसिडिटी होगा, जलन होगा। क्या होगा, जलन होगा। तो कह रहा है हम पूछ देगा एग्जाम में कि कब हमारे पेट में जलन महसूस होती है, अम्लता बढ़ता है, अम्लता घटता है या अम्लता न्यूट्रल रहता है, इस तरह पूछ देगा। तो क्या बोलिएगा, अम्लता घटने पर पीएच मान जो कम हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि पेट में जलन होता है। मिट्टी का पीएच कल ही बताए थे कि जब भी हम खेती करेंगे, फसल लगाएंगे तो पहले हम अपना सॉइल टेस्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सॉइल टेस्ट करवाएंगे। सॉइल टेस्ट करवाने के बाद हमको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि हमारा जो फसल लगाएंगे जिस खेत में, वो खेत का जो मिट्टी का वैल्यू है, पीएच वैल्यू है, वह उदासीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। ना उसमें क्षारकत्व का गुण होना चाहिए और ना ही अम्लीयता का गुण होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। इस बात का ख्याल रख के आप अपना खेती करते हैं तो यकीन मानिए आपके फसलों के उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होगी। क्या होगी, काफी वृद्धि होगी। वैसा वाला काम नहीं करना है कि अगर हमारा पड़ोसी दिया है पाँच बोरा यूरिया DAP तो हम उससे कमजोर है, हम 2 बोरा बढ़ा के दे देंगे, हम 10 बोरा दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको पहले अपना सॉइल टेस्ट करवाना है और उसके अनुसार हमें यह पता करना है कि खेत में किस चीज की कमी है। जिस चीज की कमी होगी उसका मात्रा हम उसमें ऐड करेंगे, ना कि कंपटीशन करेंगे। क्लियर? तो इस बात को ख्याल रखिएगा। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अम्लता में पीएच कम हो जाता है इसलिए जलन होती है। मिट्टी का पीएच फसलों की बढ़त पर असर डालता है। अगर आपका मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है अगर वो न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जो न्यूट्रल होगा तो उसकी जो शक्ति है वो बना रहेगा और वह जो है आपके फसल के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा। क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है कि नहीं है ना। ये सब तो एक हमारे दैनिक जीवन से ही जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा उपयोग पीएच स्केल का। पीएच स्केल से हम पता कर पाते हैं कि कौन क्षार है, कौन अम्ल है, कौन उदासीन है, क्योंकि उससे उस पर हम प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। फसल का उत्पादन अच्छा होगा तो हम लोग का खुशहाल जीवन बीतेगा, हम लोग को अन्न अनाज की कमी नहीं होगी। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी हमारे दैनिक जीवन का उपयोग है। हम लोग सुबह उठते हैं और पहले हम टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है क्या, हल्का क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। मतलब क्या, 7 से ऊपर होगा, 14 होगा क्या, नहीं होगा, 14 से नीचे होगा, 7 से ऊपर होगा। हल्का क्षारीय होता है ताकि ये दुर्बल होता है, ताकि दांतों में अम्लीयता को संतुलित कर सके। हमारे दांत में बैक्टीरिया रहता है जो अम्ल का सिक्रेशन, जो अम्ल हमारे सुबह में जैसे उठते तो मुंह से दुर्गंध आता रहता है और खट्टा खट्टा भी लगता रहता है। लेकिन जैसे ही आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बताए थे, याद कीजिए अपने पिछले वाले क्लास को, कि जैसे ही अम्ल क्या बताए थे कि जैसे ही अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है
जैसे ही अम्ल क्या करता है, क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, लवण और जल बना लेता है। क्या बना लेता है, लवण और जल बना लेता है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे ही लवण और जल बनेगा उसके बाद हम लोग रिफ्रेशमेंट फील करते हैं, तरोताजगी फील करते हैं। कैसा फील करते हैं, रिफ्रेशमेंट फील करते हैं और तरोताजगी फील करते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अब माइंड फ्रेश हो गया। क्या हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, क्योंकि हमारे मुंह में अम्ल था, टूथपेस्ट में क्षार था, टूथपेस्ट में क्या था, क्षार था, और दोनों गया, दोनों का रिएक्शन हुआ, दोनों का अभिक्रिया हुआ और फिर हमारा मुंह से अच्छा खुशबू आने लगा और हम अपने आप को तरोताजगी महसूस करवाने लगते हैं, वो भी आफ्टर ब्रशिंग। क्लियर, समझ में आया? तो देखिए ये पेट में अम्ल, ये भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अम्लता, ये भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, मिट्टी का पीएच, ये भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। टूथपेस्ट, ये भी हमारे दैनिक जीवन से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या था, दैनिक जीवन के उदाहरण हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि हम लोग जो भी साइंस की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया में, देखिए कोई भी मित्र छात्र कमजोर नहीं होते हैं, पढ़ने में कोई भी मित्र छात्र कमजोर नहीं होते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। और ये पहले टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करता क्या है, तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा कर देगा। और यकीन मानिए जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो बगैर पढ़े आप रह नहीं सकते हैं, बगैर टीच एक्स्ट्रा एकेडमी को सुने रह नहीं सकते हैं। तो पहले आप अपने अंदर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना उसको बढ़ाइए। और याद रखिएगा, नीचे तख्ते से ऊपर उठने का आपके पास एक ही हथियार है, वो है कलम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर आप एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से संबंध बिलोंग करते हैं तो आपको ऊपर उठाने का एक मात्र औजार है, एक मात्र हथियार है आपका कलम। तो पहले अपने अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को पैदा कीजिए, पहले अपने अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को पैदा कीजिए, उसके बाद फिर देखिए आपको कलम कहां से कहां लेके जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। तो इस प्रकार जो भी टॉपिक हम पढ़े हैं वो हमारे दैनिक दिनचर्या से या रोजमर्रा के जिंदगी से जुड़ा हुआ था। जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बिना इसके हम रह नहीं सकते हैं, इसीलिए कहा गया है दैनिक जीवन के उदाहरण। और विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़िए, बहुत मजा आएगा और समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम बराबर बोलते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपका टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम हमेशा तत्पर है, हमेशा रेडी है आपके सहयोग के लिए। क्लियर? चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े हैं और जो भी एमसीक्यू पिछले क्लास में किए हैं उन सारा का प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। आप लोग वहां जाइए और एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद तमाम प्रश्न एकदम आसानी से बनेगा, वो भी कम समय में, वो भी कम समय में। तो क्या करता है, हल्का क्षारीय होता है। कौन क्षारीय होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, ताकि दांतों में अम्लता को संतुलित, जैसी अम्ल दांत में तो रहता ही है, दोनों मिलता है, लवण और जल बना लेता है, फिर हम लोग रिफ्रेश फील करते हैं। और ये बात आपको बताया था 0 से 14 तक होता है, ये पीएच स्केल है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। इसका खोज कौन किया था, सोरेनसन किया था। कौन किया था, याद रखिएगा, सोरेनसन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लवणों का पीएच। क्या है, लवणों का पीएच। आइए देखिए और समझने का प्रयास करिए। क्या है लवणों का पीएच? लवणों का पीएच, सभी लवण का पीएच समान नहीं होता है। जैसे सभी अम्ल और क्षारक का पीएच मान समान होता है क्या, बताइए। सभी अम्ल, क्षारक और लवण, क्षार जो पढ़े हैं कि क्या सभी अम्ल और क्षार का पीएच मान समान होता है क्या? तो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जैसे सभी विद्यार्थी, सभी मित्र जो भी हमारे टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, क्या सबका सोचने और समझने का लेवल सेम है? तो नहीं। तो ठीक उसी प्रकार सभी लवणों का पीएच समान नहीं होता है, कुछ लवण उदासीन होता है। अब जब भी उदासीन नाम आए तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, उदासीन बोला जा रहा है मतलब इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। ये बात दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही अम्ल है तो ये बात भी दिमाग में आना चाहिए कि इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। ये जैसे अगर 7 से ऊपर है तो ये भी दिमाग में आना चाहिए कि क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। क्लियर है? जबकि कुछ अम्लीय या क्षारीय यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस अम्ल और क्षार से बने हैं, किस अम्ल और क्षार से बने हैं। जैसे लवण,
लवण में देखिए क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन मिला तो क्या बना, NaCl बना। और यही NaCl को हम लोग नमक बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उसके बाद क्या है, ये प्रकार, ये कौन सा है, उदासीन है। कौन सा है, उदासीन है। याद रखिएगा NaCl क्या है, उदासीन है, तो इसका pH मान कितना होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि क्या है, उदासीन है। उसके बाद क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में, कल ही क्लास में पढ़े थे कि जब धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। कल ही की क्लास में हम लोग पढ़े थे और वहां पे बहुत एक्सप्लेन से पढ़े थे, जाके उस वीडियो को देखिए, उससे भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न दोनों आता है। एक बार उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का प्रकार कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो pH मान होगा 7 से बड़ा होगा। क्या होगा, pH मान 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्षारीय है तो 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, अम्लीय है, तो 7 से कम होगा। क्या होगा, 7 से कम होगा। एक बार फिर से याद रखिएगा, pH स्केल जैसी दिमाग में है तो 3 चीज दिमाग में रखिएगा। क्या, अगर pH वैल्यू 7 है तो उदासीन है, pH वैल्यू 7 से बड़ा है, 14 से छोटा है तो क्षारीय है, 7 से छोटा है तो अम्लीय है। फसल लगाने के लिए हमें, हमारे खेत की मिट्टी का pH वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द में होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बताइए, इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से आप लोग परिचित नहीं है। अगर नहीं परिचित है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी है इस चीज को आसान से आसान भाषा में आपके दिलो दिमाग में उतारने के लिए। ठीक है, तो बस आप लोग बने रहिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और यकीन मानिए, जब आपका एग्जाम होगा तो इस एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको याद आएगा कि हाँ, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी में ये सब पढ़ाया गया था, वो भी खेल खेल में। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है साधारण नमक से बने रसायन, साधारण नमक से बने रसायन। देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब बताइए प्यारे मित्रों, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कह रहा है NaCl के घोल में बिजली प्रवाहित करने से बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है, यह कब बनता है, NaOH कब बनता है, जब NaCl के घोल में क्या प्रवाहित करते हैं, बिजली प्रवाहित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे उसमें प्रवाहित करते हैं। तो इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो NaCl के घोल में बिजली प्रवाहित करने पे ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है। और इस प्रक्रिया आप पूछ देगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए साबुन, कागज, वस्त्र और सफाई उत्पादों में, इन तमाम चीजों में सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। साबुन में, कागज में, वस्त्र में और सफाई उत्पाद में, इस सभी चीजों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब है दूसरा विरंजक चूर्ण। क्या है,
विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में पूछ देगा। हाँ, CaOCl2 क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ये हमारा सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है। अब देखिए, जब क्लोरीन गैस को बुझा हुआ चूना बोले तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, क्या आएगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। जब बुझा हुआ चूना बोला जाएगा तो क्या याद आना चाहिए? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। इससे भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। क्लियर? तो जब क्लोरीन गैस को बुझा हुआ चूना पर प्रवाहित किया जाता है, मतलब क्या? जब क्लोरीन गैस को किसमें प्रवाहित किया जाता है? बुझा हुआ चूना में ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, तो यह बनता है, क्या बनता है? CaOCl2 बनता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कपड़ों को सफेद करने में, पानी को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक के रूप में, इन सब चीजों में जो है विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम कॉमन बोलचाल की भाषा में आप लोग भी सुने होइएगा, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। दिवाली का समय था तो अपने आसपास जो भी नाली उली होता है, अगल बगल के जगहों पर साफ सुथरा करने के बाद हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का पाउडर जो है छींट देते हैं, जिससे क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा ये सब आने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्लियर? नीट एंड क्लीन हो जाता है हमारा एरिया और रोग मुक्त हो जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए, इससे भी बहुत सारा प्रश्न आपको आता है। विरंजक चूर्ण का क्या बहुत सारा काम भी है, हाँ, इसका बहुत सारा गुण धर्म भी है। यह क्या करता है? पीला सफेद चूर्ण है, ये जो देखिएगा तो पीला सफेद होता है, पीला सफेद होता है, जो क्लोरीन जैसी गंध देता है। क्लोरीन के जैसा जो है उसमें गंध आती है, जो बदबू करता रहता है आपको, तो वो गंध उसमें किसके वजह से होता है? क्लोरीन के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इस क्लोरीन की वजह से होता है। वो जो गंध होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरीन की वजह से होता है। याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण में जो गंध होता है वह क्लोरीन के जैसा ही होता है। यह अस्थायी यौगिक है, मतलब क्या? टेम्परोरी है। उसके बाद है कि वायु में खुला छोड़ देने पर इससे कौन सा गैस निकल जाता है? और उसके पैकेट को छोड़ दिया खुला तो वह वायु से अभिक्रिया कर लेता है, उसमें नमी होता है और उस पर CO2 गैस जो है बाहर निकल जाता है, इसलिए वो चिपचिपा टाइप का भी हो जाता है। इसका उपयोग भी है अभी कपड़ों के सफेद करने में, जल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक के रूप में, नाशक के रूप में, लॉन्ड्री में कपड़ों को सफाई के लिए, कीटनाशक के रूप में, फिर फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा में साफ करने के लिए, कपड़ा उद्योग में, लिनेन में, इन तमाम चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक और याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, किसके निर्माण में? इसको बोलते हैं CHCl3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। इतना बात जो है आप लोग याद रखिएगा, किसके बारे में? विरंजक चूर्ण के बारे में। कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा में, लॉन्ड्री में कपड़ों के सफाई करने के लिए, हाँ, आसपास के क्षेत्रों को सफाई करने के लिए, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में विरंजक चूर्ण का यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? बेकिंग सोडा। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। यह एक हल्का क्षारीय लवण है, यह एक हल्का क्षारीय लवण है। इसका उपयोग कहाँ होता है?
तो केक में, बेकरी फुलाने में, पावरोटी जो फूला होता है, ब्रेड जो फूला हुआ होता है उसमें, तथा अम्लता कम करने में, जहां अम्ल ज्यादा है, अम्ल का मात्रा ज्यादा है, तो वहां हम बेकिंग सोडा मिला देंगे। तो जैसे सब्जी नमकीन है तो पानी मिला देते तो नमक की मात्रा कम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अम्लता ज्यादा है तो उसमें हम बेकिंग सोडा मिला देंगे तो अम्ल का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेकिंग सोडा का उपयोग अम्लता कम करने में, केक में, बेकरी में, इस सब चीजों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत। अब बेकिंग सोडा ये क्षारीय है, इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका पीएच मान जो होगा 7 से क्या होगा, अधिक होगा। ये दुर्बल असंक्षारक क्षारक भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका जो है खाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, घर में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसका उपयोग जो है आप देखते होइएगा अग्निशमक यंत्र जो होता है उसमें किया जाता है। उसके बाद जो है इसका उपयोग पुआ पकवान जो होली में बनता है उसमें किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है, याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल होली के समय में पुआ पुआ पूरी जो बनता है उसमें को फुलाने के लिए किया जाता है, जो ब्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है केक बेकरी उद्योग में किया जाता है। उसके बाद औषधि के रूप में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, औषधि के रूप में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या यूं कहें तो पकवान के रूप में भी इसका बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा बोले तब या खाने वाला सोडा बोले तब, दोनों सेम ही है। पूछ भी देगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, याद रखिएगा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और ये तो पता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ये अलग है। क्लियर, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, खाने वाला सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है, उपयोग समझ गया। केक में, बेकरी में, फुलाने में, पुआ में, पकवान में, उद्योग में, औषधि बनाने में, अग्निशमन यंत्र में, इन सब में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब है धोने का सोडा। धोने का सोडा का नाम ही याद है, पर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में क्या जोड़ देना है, 10H2O। धोना मतलब पानी, पानी से नहीं धोइएगा। जैसे धोने का बात आएगा तो पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 10H2O ये क्या दिखा रहा है, पानी की मात्रा को दिखा रहा है। बेकिंग सोडा को गर्म करने से बनता है, इसको जैसे ही गर्म कीजिएगा ना तो क्या बनेगा, ये हमारा धोने का सोडा बनेगा। क्या बनेगा, धोने का सोडा बनेगा, Na2CO3.10H2O। क्लियर है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कपड़ा धोने में और कठोर जल को मुलायम करने में। याद रहेगा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कपड़ा धोने में और कठोर जल को मुलायम करने में। फिर उसका इसका उपयोग जो है पेट्रोल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। धोन सोडा का उपयोग पेट्रोल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका उपयोग और साबुन एवं कागज के उद्योग में भी किया जाता है, याद रखिएगा। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है घरों में साफ सफाई में भी किया जाता है। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत किसी मित्रों को। याद रखिएगा इस सारी बातें। और इसके बाद जो है ये धोवन सोडा का उपयोग अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में भी किया जाता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ये सिंपल बात है, 2 नंबर में आपको काम आएगा। इस बात को याद रखिएगा। बेकिंग सोडा फुलाने में, केक बेकरी उद्योग में, अग्निशमन यंत्र में, पकवान में, पुआ में, इस सब चीज़ों में सब इस्तेमाल किया जाता है। धोने का सोडा का इस्तेमाल कपड़ा धोने में, कठोर जल को मुलायम करने में, अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है। कपड़ा और साबुन के उद्योग में भी किया जाता है। इसका उपयोग साबुन एवं कागज के उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। अब बताइए, यहाँ तो किसी भी छात्रों को या मित्रों को या अजीज साथियों को कोई समस्या है?
अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका एक इस चैप्टर का एक वीडियो और होगा, उसके बाद आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपके पास लेके आएंगे एमसीक्यू। क्या लेके आएंगे? एमसीक्यू। एमसीक्यू के माध्यम से हम देखेंगे बहुत सारे टॉपिक को, ठीक है। और जितना भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से तमाम एमसीक्यू का हल भी करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। रेस्ट फॉर द नेक्स्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।